प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मईशत की बहाली के लिए इसहाकडार की शक्ल में लाया गया नून लीग का ट्रम्प कार्ड भी फेल। एक ही रोज में डॉलर 19 रुपए महंगा, किसान पैकेज खत्म, स्टेट बैंक ने शरह सूद 3% बढ़ा दी, सरिया महंगा, मुल्क भर के प्रोजेक्ट्स पर काम बंद, लाखों मजदूर बेरोजगार, बिल्डर्स एसोसिएशन की माफिया कंट्रोल करने के लिए हुकूमत से अपीलें, डॉलर अफगानिस्तान ले जाने वाले किरदारों को सिक्योरिटी इदारे गिरफ्तार करने में नाकाम क्यों, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्की सिस्टम गैर यकीनी सूरत हाल में फंस गया, इंतखाबात कब होंगे, कोई भी इदारा वाज़ेह जवाब देने में नाकाम, वजीर आजम से आर्मी चीफ की मुलाकात, आखिर मौजूदा सियासी बहरान का हल क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के गिर्द घेरा तंग, एंटी करप्शन ने परवेज इलाही के दस्ते रास्त मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया, 80 करोड़ रुपए की करप्शन का मुकदमा दर्ज, मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ तकर्रुरी और तबादलों में रिश्वत और तरक्याती मंसूबों में भारी कमीशन वसूल करने का इल्जाम, क्या मोहम्मद खान भट्टी को परवेज इलाही के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सेनेटर साहब, जो ये आज अचानक माशी सूरत हाल हमने देखा है, क्रैश कर गई एक तरह से मार्केट, डॉलर एक दिन में 19 रुपए, कहीं पे 20, कहीं पे 22, इस तरह से महंगा हुआ है और बाकी भी जो खबरें आ रही है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। ये माशी जो सूरत हाल है, ये माशी पॉलिसीज का फेलर है या साजिश है? देखिए, आपने अल्फाज संभाल के एकदम से ऐसे हुआ है, ये एकदम से ऐसे नहीं हुआ। ये जो है ना, पिछले 7-8 माह से चेंज ऑफ पॉलिसी जो हुई है, इनके आपस में जो इख्तलाफात थे मिफ्ता साहब के और डार साहब के, दे वांटेड टू प्रूव समथिंग, और ये पाकिस्तान को उन्होंने एक लेबोरेटरी, एक आजमाइशगाह बनाई हुई थी। तो उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है कि ना सिर्फ ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, बल्कि इनकी सोच जो है वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो अपनी जगह पे नहीं थी और इनकी सोच बिल्कुल गलत थी, जिसकी वजह से हम आज इस नहज पे पहुंचे हैं। बात ये है कि जी देखिए, ये डॉलर जो है अभी इस वक्त जो है ये जो है, हम हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा चुके हैं। आपको पता है कि आज जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो जो है पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, यानी 20+ हो गया है, एंड प्लस काइबर जो है वो आ गया। तो ये तो कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अभी आप आगे देखेंगे कि इंडस्ट्री जो है तो कोलैप्स करेंगी, डिफॉल्ट जो है बहुत सख्त ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि ये 1-1.5 साल में ये जो है तो सिंगल डिजिट से ये डबल डिजिट को क्रॉस जो है इसने कर दिया है कि 20% प्लस काइबर। तो ये तो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। इसके अलावा जो आपकी जो चीजें हैं, जो महंगाई है, देखें ये 50 साल को जो इसका रिकॉर्ड है वो उसने तोड़ दिया। तो ये तो रिकॉर्ड किस्म की जो है चीजें आ रही हैं सामने कि हर रिकॉर्ड जो है वो दूसरे रिकॉर्ड को बीट करता जा रहा है। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि ये, अल्लाह माफ करे, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये तो एक साजिश ही लगती है कि जिसमें कि पाकिस्तान को इतना डुबोया जा रहा है, इतना गरीब किया जा रहा है, इतना उसमें अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ये कोई ना कोई इसमें ऐसी हरकत हो कि लोग या तो इलेक्शन भूल जाएं या जो है ना बाकी चीजें भूल जाएं और कहेंगे यार हमारे पास कोई हथियार पड़े हैं या कुछ पड़े हैं, ये हमने कब इस्तेमाल करने हैं, क्यों इस्तेमाल करने हैं, वो बेच के अपने आप को खत्म करें, अपने उस मामला को ठीक करें। क्योंकि देखिए, न बिजली किसी के बारे में है, न गैस किसी के बारे में है, न इन्फ्लेशन किसी के बारे में है, और साथ ही साथ जो बेरोजगारी है वो बिल्कुल बढ़ती जा रही है और बढ़ जाएगी। अभी तक जो है तो तकरीबन 15-20 लाख आदमी जो है पिछले 10 माह में बेरोजगार हुए हैं। आप देखिए, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्लाइन कर रही हैं, आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, और आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो आज भी को हमारे दोस्त थे, वो पेशावर आए थे। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ये बड़ा मार्केट यहाँ होती थी, ये बड़ा मार्केट अब सारा पाकिस्तान बन गया। और इन्होंने जो पॉलिसी की है, मेरी समझ से वो बहुत बालातर है कि इन्होंने जो इंपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाया है, जो एलसीज के ऊपर बैन लगाया है, वो ये है कि जी आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हुए आप बैंक के थ्रू एलसी नहीं खोल सकते, लेकिन अगर आप डेफर्ड
एलसी पे, जिसका मतलब है कि आपका सामान आ जाए और उसको पेमेंट आप 365 डेज के बाद उसको भिजवाएं तो वो अलाउड है। दिस इज नॉट पॉसिबल। बात यह है कि ये जो हो रहा है ये हुंडी से उसको पैसा जा रहा है। जो आपका सप्लायर है आज पाकिस्तान की एलसी यानी साइट पेमेंट वो जो एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये कैसे हो सकता है कि वो 365 डेज में आपके लिए शिपमेंट कर दें? ये बिल्कुल ओपन बात है। और ओपन बात यह कि डॉलर जो है वो कहीं पे आपका दुबई में, सिंगापुर में या कहीं और में आपका ऑफिस है, वहां से जो है पेमेंट जा रही है, पाकिस्तान से पेमेंट उस ऑफिस को जा रही है और वो 365 डेज के बाद जो है आप समझेंगे कि एलसी की पेमेंट हो रही है, वो पेमेंट जो है वापस उस दफ्तर को मिल जाएगी। तो ये तो एक तरफ से आपके जो देखिए जो डॉलर रेट ओपन है और जो डॉलर रेट उसका बैंक का है, इसमें ये फर्क तो कभी पाकिस्तान में कोई नहीं है। आज जो है आपको ओपन मार्केट में देयर इज नो रेट। आज कोई 315 कह रहा है और कोई 325 रुपए भी कह रहा है। ट्रू। और मोहसिन साहब, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरह आपने कहा कि अचानक से कोई सिचुएशन ऑफ कोर्स ये क्रिएट नहीं हुई है, देयर इज नो सेकंड थॉट टू इट कि ये एक कंटिन्यूअस डिक्लाइन है जो हम कुछ महीने से देख रहे हैं, लेकिन एक दिन में 19 रुपए बढ़ जाना, 20-22 रुपए बढ़ जाना, ये एक अचानक वाली ही सिचुएशन है जिसने एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल एंड पे चीजों को ले जाके खड़ा कर दिया। अच्छा, ये बताइए कि ये जब तमाम तर सूरत हाल आप बता रहे हैं ये बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसके बारे में जो इमरान खान साहब है उनका ये कहना है कि ये जो डॉलर डिजास्टर है इसके तमाम तर जिम्मेदार ये पीडीएम गवर्नमेंट है या मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज है या इसाकदार हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज का ये कहना है कि ये इमरान खान की मौशी पॉलिसीज का फेलर है जो आज हम ये भुगत रहे हैं। अब इस ब्लेम गेम में अवाम किधर जाएं? और दूसरी बात है, आप क्या समझते हैं ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है तो हम इसको इस 8-9 माह के पीछे से भी देखें या हम ये सिर्फ देखें कि ये इन्हीं दिनों में हुआ है जो भी हुआ है? देखिए, मरीम बीबी की तो बात ही ना करे, उनके तो जो मुंह में आता है वो बोल देती हैं। वो तो कहती हैं हमारी हुकूमत भी नहीं है। जब नून का मतलब है नवाज शरीफ, जब वो आएंगे तो इसका मतलब है कि हमारी हुकूमत शुरू होगी। उससे पहले हमारे चाचा अगर वो बैठा है या कोई और बैठा तो हुकूमत ही। उनकी तो बात ही कुछ निराली है। उनकी तो हमारी समझ से तो कम से कम बाला तार है कि बीबी कहाँ से पढ़ती हैं, कौन उनको पढ़ाता है, वो क्या कहती है। अलबत्ता जहां तक IMF का ताल्लुक है, ये जो है बिल्कुल मैं आपको ऑथेंटिकेटेड एक बात बता रहा हूँ और वो ये है कि गारंटी से ये बात बता रहा हूँ कि इन्होंने सितंबर के माह में जाकर ये जो नेगोशिएशन है उसको बिल्कुल फाइनलाइज इन्होंने किया था। ये रीनेगोशिएट इन्होंने जो IMF का जो एग्रीमेंट था, इन्होंने जाके मिफ्ता साहब ने उस वक्त की हुकूमत में यानी PDA की हुकूमत, PDM की हुकूमत ने उस वक्त रीनेगोशिएट किया था। उस रीनेगोशिएशन के बाद हमने यहाँ पे बढ़के लगाई। हमने कहा कि हम IMF के ये कर देंगे, हम IMF को डील करना जानते हैं। उसके बाद वो जो है बातचीत जो है नहीं होती रही और सख्त से सख्त जो है वो इकदाम आज वो ले रहे हैं। अभी तक हमारी हुकूमत को पता नहीं है और ये जो है जो उन्होंने आके कहा था, और मैं आपको अंदरूनी बात बताऊं कि उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली यहाँ पे ये अल्फाज लिए थे कि दिस गवर्नमेंट इज इल प्रिपेयर्ड, they do not come prepared, they do not do their homework and they are making a mockery of all this negotiation। ये उनके अल्फाज थे। और उसके बाद जाने से पहले भी उन्होंने ये कहा और अभी जो है वो इसीलिए वो कह रहे थे कि जी आपने हमसे ये किया है, और अभी भी वो इस तरीके पे वो खुश नहीं है जो उन्होंने एग्रीमेंट यहाँ के किया। यहाँ पे जो बात है सामने जो आ रही है, उनको भी नजर आता है कि आप वजीरों के ऊपर वजीर बढ़ाए जा रहे हैं। आप कहते हैं कि जी हम उसको गाड़ी नहीं देंगे। ये सब हेयर से उसकी बातें हैं, लिप सर्विस है जिसके पीछे कोई ऑथेंटिकेटेड चीज सामने नहीं आ रही है। इनके अखराजात जो है उसी तरीके से हैं। अभी हमने क्वेश्चन किए हैं, एग्जैक्ट फिगर इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पिछली गवर्नमेंट के हिसाब से इनके जो फॉरेन ट्रिप्स हैं, इनके जो अखराजात हैं, वो तमाम जो है पिछली हुकूमत से बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे इस वक्त किसी की हुकूमत नहीं है, कोई पता नहीं है कि कौन डिसीजन किस तरीके से ले रहा है। और इस वक्त फ्री फ्लोट है। इस वक्त इनकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए है। सिर्फ और सिर्फ ये सोच है कि किस तरीके से एक बंदा जिसके पास इस वक्त जो है ये लोगों की वो जो है उसके पास उनके पास वो है
चाहत है लोगों की, लोग चाहते हैं कि वो तशरीफ ले आए, वो इस वक्त अनसर्टेनिटी खत्म हो। इनकी पाकिस्तान के साथ कोई मोहब्बत मुझे नजर नहीं आती। अच्छा मोहसिन साहब, ये चाहते हैं कि सिर्फ अपने को बचा ले। आपने बड़ा खूबसूरत एक एनालिसिस किया और मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं पहले भी कहता रहता हूँ, मुझे फिर कहने दें, पीटीआई में जो चंद सीनियर वॉइसेस हैं वो इंटेलिजेंट हैं, यू आर वन ऑफ देम, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू। मैंने आपको सुना भी है कमेटीज में, आपका काम भी देखा हुआ है। ये हमने देखा सर कि ये जो भी आपने चीज़ें बताई बिल्कुल ठीक आपने बताई हैं कि इसहाक डार साहब वर्सेस ये मिफ्ता साहब जो हमने इश्यूज देखे हैं, तो और जो आईएमएफ के साथ सितंबर में इन्होंने डील को डिरेल किया जो कि अगर हो जानी चाहिए थी तो आज ये मसले ना हो रहे होते। तो सेम हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो इमरान खान साहब के दौर में भी इसी तरह के हमने देखे प्रॉब्लम उनको भी रहे हैं। पहले फौरी तौर पर वो उसके आईएमएफ के पास नहीं गए, जिसको बाद में माना खान साहब ने हमारी गलती थी, आते ही हमें चले जाना चाहिए था। वो फिर उसको असद उमर साहब को लेकर आए, असद उमर साहब से नहीं चली, उनकी ना तजर्बाकारी ने उनको नुकसान दिया और डॉलर का रेट 150 और 155 पे किया। आपने उनको हटाया, फिर आपको याद हफीज़ शेख साहब को लेकर आए, अगर हफीज़ शेख साहब ने अपने तरीके से चलाने की कोशिश की, बात फिर नहीं चली, फिर शौकत तरीन साहब आ गए। अगर उनसे मामला जो हैं वो शायद आईएमएफ के साथ जो इनका कहना है, हुकूमत जो तनकीद करती है खान साहब पे, वो कहते हैं जो आपने जनवरी फरवरी में जो थी आपने उनसे कमिटमेंट की हुई थी आईएमएफ के साथ लास्ट ईयर, आपने पूरी नहीं की। पेट्रोल वगैरह पे सब्सिडी दी, आपने उनकी कीमतें नहीं बढ़ाई और आईएमएफ के साथ डील आपने वहाँ से जानबूझ कर नाकाम की, क्योंकि पता था कि हम तो पावर से बाहर जा रहे हैं, तो नई हुकूमत है कि वो जाने और उसमें अवाम जाने। शेख रशीद साहब का बयान भी आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि खान साहब जो है ना हम यहाँ पे बरूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं। तो अवाम तो इसमें फंस गई है कि इनसे भी नहीं चीज़ें चली। आपके दौर में भी देखा हमने कि वहाँ भी आईएमएफ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहे, तो अवाम तो फंस कर रह गई है दोनों साइड से। आपकी साइड भी देखती है, वहाँ भी प्रॉब्लम नजर आते हैं, इनकी देखती है बड़े प्रॉब्लम नजर आते हैं, तो वेयर शुड वी गो? देखिए असफ भाई, आपकी मेहरबानी, आपने अच्छे अल्फाज मेरे लिए आपको हमेशा आप लेते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। बात यह है कि जी देखें, जहाँ तक बारूदी सुरंगें की बात है, मैं तो नहीं समझता कि हमने कोई इस तरह की बारूदी सुरंगें डाली हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल जो है ये सियासत से बालातर होके, बाकी चीजों से बालातर होके हमने सोचना है अपने मुल्क का कि ये मुल्क का आखिर बनेगा क्या। अगर मैं बारूदी सुरंगें डालता हूँ और कल जो है उससे निकल के कोई और आदमी आता है वो उससे बड़ा इस मुल्क को करता है, तो असल में तो मुल्क तबाह हो रहा है, ये जो है अवाम तबाह हो रही है। और अवाम का यही बात है कि अवाम का गुस्सा एक दिन जरूर आएगा अगर हम अपने आप को उस वक्त ठीक नहीं करते और अपने को पहले ठीक नहीं करते, पहले मैं से हम शुरू नहीं करते कि मैंने अपने आप को ठीक करना है, तो अवाम का गुस्सा एक न एक दिन निकलना है। और यहाँ पे जो है ना ये अशराफिया जो है जो कुछ भी है उनका वो हैसर नशर हो जाएगा। बात ये है कि जी देखिए, जब पहले ठीक है अपना असद उमर साहब ने डिले किया, लेकिन वो को नेगोशिएशन में लगे हुए थे, लेकिन बात यह कि उस वक्त भी जो डॉलर बढ़ा वो मार्केट बेस्ड हमसे पहले नहीं था, इन्होंने मार्केट बेस्ड नहीं रखा हुआ था, वही इनकी पहले पॉलिसीज बन रही थी कि उसको कंट्रोल्ड रेट रखा हुआ था, जिसकी वजह से डॉलर ने एकदम शूट किया। उसके बाद फिर डॉलर स्टेबलाइज भी हो गया, 170-172 पे जो है डॉलर इनको मिला था, यानी अप्रैल में अपना तकरीबन आप समझ लें कि मार्च के महीने में, मार्च 2022 में, जो कि एकदम अब शूट करके इधर चला गया। देखिए बात यह है कि इकोनॉमिक सिचुएशन तो इस मुल्क की ठीक नहीं है, और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि और हमने भी जो काम किया उसमें भी हम बेहतर कर सकते थे, इसमें कोई शक किसी किस्म का नहीं है। लेकिन उसमें आप ये देख लें कि आपके फिगर्स जो आपके पास हैं, मूडीज की रेटिंग आपके सामने है जो कि बेहतर हुई थी, आपके जो है तो ये एशियाज की बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी हो गई थी एज फार एज योर स्टॉक एक्सचेंज इज कंसर्न, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ गए थे, आपकी जो है ये चीजें आपकी कंट्रोल में आ गई थी, आपकी जो इंडस्ट्री है खास तौर पे आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, खास तौर पे आपकी जो है ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये बूम कर रही थी, तो उसकी वजह से एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही थी, उसकी वजह से तमाम ये चीजें थी। वो आके पिछले 10 माह में जो तनज़्ज़ुली आई है ये अनप्रेसिडेंटेड है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है। मैं समझता हूँ कि जो सन 71 में जो हमारे हालात थे, जो यहाँ पे तशवीश थी लोगों की, जो यहाँ पे बदगुमानियां थी, आज वो उससे भी बढ़ गई हैं। तो मुस्लिम साहब आपने बड़ा ये सही चीजें पिन पॉइंट की हैं, लेकिन एक और चीज आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात की, मतलब बिल्डर्स की, हाउसिंग सोसाइटीज की फैली हैं। अब हमने देखे बहुत सारे एक्सपोर्टर जो थे बड़े नामी ग्रामी थे, मैं नाम ले लेता हूँ, गोहरी जाज साहब एप्टमा के चेयरमैन थे, टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर थे, उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी खोल ली है। हमारा जो एक्सपोर्टर थे उन्होंने कहा छोड़ें जी, डॉलर कौन कमाए,
ये प्लाट बेचें, अरबपति बने। हमारा एक्सपोर्टर इस काम पे लग गया जब उनको इंसेंटिव दिए इमरान खान साहब ने, उसमें कंस्ट्रक्शन, उसमें इंडस्ट्री में, एक चीज़। और दूसरा सर, आज जो खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान को हमारा डॉलर जो है रेट वो होगा जो अफगान ताजिर जो है ब्लैक मार्केट से डॉलर खरीद रहा है, और तकरीबन 2 अरब डॉलर बताया जा रहा है कि अफगान जो है वो यहाँ से खरीद के जाते हैं लोकल मार्केट पाकिस्तान से, इसी हुंडी वाला जो पैसा आ रहा है बाहर से उसको खरीद रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि एक्सपोर्टर हमारा जो है वो पैसा बाहर वो रख के बैठा है, वापस नहीं ला रहा, ये भी खबरें आ रही हैं। तो एक्सपोर्टर भी तो उसमें शामिल है। आप क्योंकि इंडस्ट्री को देखने वाले बंदे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक्सपोर्टर ने छोड़ दिया एक्सपोर्ट करना, वहाँ के छोड़ें, यहीं पे आके प्लाट बेचते हैं, ज़मीनें बेचते हैं, फाइलें बेचते हैं, मजे करेंगे, वो मजे कर रहे हैं सर। देखिए ग्लासरा भाई, आपकी एनालिसिस बड़ी अच्छी है। एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और एक जो है तो ये जिसको आप कहते हैं हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह, ये तो वैसे अगर आप देखें तो ये इंडिया में अलाउड नहीं है कि आपकी जो अर्बन सोसाइटीज है और उसमें एकदम आप 4 मील के अंदर 10 मील के अंदर आप जो है खेतों को तबाह कर दें और वहां पे आप जो है सोसाइटीज ये बना लें। वहां पे भी एक लॉ है और दुनिया में है कि आप उससे दूर जाके बनाते हैं। ये तो खैर एक बहुत लंबी एक कहानी है और इसको जो है इसको जरूर इसको कोई दिन आएगा कि इसको पता चलेगा कि ये जो है हमें नहीं करना चाहिए था। हाउसिंग सोसाइटीज बननी चाहिए। पाकिस्तान में घरों की शॉर्टेजेस है और ये जो है ना किसी तरीके से सैटेलाइट टाउन्स जो है बनना बड़े जरूरी थे, लेकिन वो आपकी जगह बात बजाय। अच्छा सर, एक और चीज, एक और मोहसिन भाई, आपकी प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए कि एक तो जैसे अफगानिस्तान का मैंने कहा कि हुंडी का पैसा जो बाहर से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं सारा उधर ही खरीद रहे हैं, वो सारे हमारे मनी चेंजर जो है ना वो यही काम कर रहे हैं, 10-20 रुपए वो ज्यादा देते हैं, बाद अफगान ताजिर जो आते हैं लेकर जा रहे हैं अपने। उनका अफगानी जो है ना वो बड़ा पावरफुल है, 90 रुपये उनका 90 अफगानी है शायद, कोई इसके करीब है। दूसरा मैंने ये पूछना था कि इमरान खान साहब की अपने आप को सुपर पेट्रियाटिक भी कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ा ट्रस्ट करते हैं, आवाम की बड़ी तादाद उनके साथ है, उनको बेहतर हुक्मरान मानती है, लीडर मानती है। आप समझते नहीं है कि तमाम चीज़ें असाइड इमरान खान साहब को अपील करनी चाहिए थी इन द नेम ऑफ द कंट्री एंड स्टेट के तौर पर, कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को कहते हैं कि पैसा आप ये हुंडी की बजाय बैंकों के जरिए भेजें, और उन्हें इस वक्त थोड़ी सपोर्ट देनी चाहिए थी रियासत को कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हु इज रूलिंग एंड हु इज ना। रियासत बच गई, 22 करोड़ आवाम बच गई, इकॉनमी बच गई, तो इमरान खान साहब के पास बड़ा टाइम पड़ा, वो आगे फिर भी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो खान साहब तो लगता है कि वो बिल्कुल इसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे कि नहीं जना ठीक है जो हो रहा है होने दें। आप समझते नहीं है कि उन्हें ये बात करनी चाहिए थी ओवरसीज पाकिस्तानी से जो ट्रस्ट करते हैं खान साहब पे कि बैंकों के जरिए पैसा भेजे, नहीं तो सारा डॉलर जो है अफगानिस्तान जा रहा है एंड वी आर कोलैप्सिंग। ये आपका जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जो बाहर से आपकी रेमिटेंसेस आती हैं उसमें से जो ज्यादातर रेमिटेंसेस आती है ये गल्फ से और यूएई से और सऊदी से आती है। ये क्लासर साहब आप प्लीज रियलाइज करें कि ठीक है खान साहब इसकी जरूर अगर बात करें तो बेहतर होगा, लेकिन ये तमाम बहुत गरीब तबका है, ये तमाम बहुत ही गरीब तबका है और ये अपने घर गृहस्थी के लिए वहां से बहुत ज्यादा मेहनत करके और पता नहीं किस किस तरीके से अपने ऊपर जो है ये जबर करके वो ये पैसे भिजवाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवियों के लिए, जिनसे वो 4-6 साल बाद आके मिलते हैं। आप कभी उम्रे पे जाएं, कभी उस तरह से सऊदी में या इधर जाएं तो 4-4 साल उनके छोटे बच्चे होते हैं यहाँ पे और आके उनको मिलते नहीं है, वो मिल नहीं सकते उनके पास। तो अब बात यह है कि जी जब $100 के लिए $100 अगर वो वहां से भिजवाता है और $100 में जो है 25 रुपए पर डॉलर का अगर फर्क हो तो आप हिसाब कर लें कि ये 2500-3000 रुपए जो उसका फर्क आता है, ये गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। इसलिए हमें इतनी आजमाइश में उनको नहीं डालना चाहिए। जहां तक आप अफगान उसकी बात करते हैं, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि मैं आपको जिस तरह पहले बता दिया है कि इस वक्त ये जो है ये स्मगलर्स पैराडाइज का मुल्क हो गया है। एक तरफ आप इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपने हुंडी को खोल दिया है और हुंडी से आपका सामान आ रहा है। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अगर IMF कहता है कि आपका रेट हुंडी वाला रेट आप अफगान बॉर्डर का रेट लगाएं, यही शायद हमें जो है लात रास आ जाए और हम जिस तरह से मैंने कमेटी की मीटिंग में बरमला और बड़ा ओपनली कहा है कि अगर आपने ये स्मगलिंग कंट्रोल नहीं की, अगर आप स्मगलिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, दिस कंट्री विल बी रूइंड, इट विल बी फिनिश्ड। सो ये हुंडी का कारोबार को बिल्कुल आप रोकेंगे, इनके ऊपर आप मैं कहता हूं कि 10,000 लोगों को लगा दें ताकि ये कारोबार बंद हो जाए। ओनली देन योर कंट्री कैन सर्वाइव, अदरवाइज अल्लाह माफ करे ये जो है हम बिल्कुल
जो है तो तबाही की तरफ चल पड़े और तबाह हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन अजीज साहब फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद अस। और यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक अहम मुलाकात जो कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान हुई, बहुत अहम मौके पर, जिस वक्त कल फैसला आया है और डिफरेंट इसके साथ जो हैपनिंग्स हैं वो जुड़ी हुई हैं, इस पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब। कामरान यूसुफ साहब, बात करेंगे इस अहम मुलाकात की जो आज हुई है वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान। नाउ द टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल एक बहुत अहम फैसला आया। आज हमने देखा इलेक्शन कमीशन मुशावरती इजलास हुए इलेक्शन के हवाले से। दिन आज ही रुपी ने जिस तरह से नोज डाइव किया, इन तमाम डॉट्स को कैसे ज्वाइन करेंगे और इस मुलाकात की क्या अंदरूनी कहानी है? देखें, जहां तक अंदरूनी कहानी का ताल्लुक है, एक बात तो फैक्ट है कि ये 1-on-1 मुलाकात थी और इस तरह की मुलाकात जो होती है, जाहिर है कि जब तक दोनों में से कोई एक फरीक ना बताए तो उस वक्त उसके अलावा तो आप गैस ही कर सकते हैं। एक दो चीजें जो मुझे पता चला है कि एक तो ये मीटिंग जाहिर शेड्यूल तो थी लेकिन मामूल ज्यादा चली, काफी लंबी देर तक ये मीटिंग चली। और दूसरा, आपने जो टाइमिंग इसकी बताई, और बेशक कोई आर्मी चीफ हो या प्राइम मिनिस्टर हो, होते तो वो इंसान ही है। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, वन कैन आई थिंक सेफली अस्यूम कि क्या चीजें डिस्कस हुई होंगी। आई थिंक इकोनॉमी जो है टॉप ऑफ द एजेंडा। आपने कहा कि आज जिस तरीके से रुपए की कदर कम हुई है, इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ है और ओवरऑल एक अनसर्टनिटी है। फिर जो कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके बाद जाहिर है कि ये बहुत मुश्किल है कि कैसे, अगर ये गवर्नमेंट इलेक्शंस नहीं करवाना चाहती तो उसको कैसे रुकवाएगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि ये चीजें डिस्कस हुई होंगी। लेकिन मेरी जो और भी एक मालूमात अगर आपने देखी होगी तो इस मुलाकात की कोई फुटेज नहीं आई, और उसकी रीजन ये है जो मुझे पता चला है कि ये एक दोनों तरफ से क्लियर डिसीजन है कि जब 1-on-1 मुलाकात होगी तो उसकी कोई फुटेज या कोई तस्वीर जारी नहीं की जाएगी। हाँ, अगर कोई तीसरा या कोई और मीटिंग हो तो फिर उसकी बेशक आप वो जारी कर लें। और उसकी एक रीजन ये है जो मुझे पता चला है जो सिक्योरिटी जराए से, कि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं वो अपने आप को एटलीस्ट पब्लिकली ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि वो पॉलिटिकल मामलात में किसी भी तरह से शामिल हैं या उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। वो बिकॉज ऑप्टिक्स के लिए वो एक लो की जो है या लो प्रोफाइल रहना चाहते हैं। ये कमरान, आपने बड़ी एक अभी अच्छी बात की जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से कि लो प्रोफाइल रहना चाहते हैं। ऐसे हमने माजी में देखा DGIS सईद थे, उन्होंने भी यही रूट लिया था, एंड विच वॉज वेरी नाइस। क्योंकि हम उसमें इंडिया में देखते हैं बड़ा वहाँ से नॉर्मल सी ये मीटिंग्स होती रहती हैं, कभी कोई मीडिया हाइप नहीं होती, प्रेस रिलीजेज या अगर इस तरह की चीज़ें नहीं आती। और बड़े अरसे बाद ये मेरा ख्याल इस तरह का यहाँ पे ट्रेंड सेट हो रहा है। तो बल्कि मेरी किसी कोई उनके भी जानने वाले हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब के, कोई मेरे भी कोई जानने वाले थे, कोई जैसे कि होता है कोई दरमियान में, तो मैंने उनसे यही बात की मैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब अगर उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी तो वो पाकिस्तानी सहाफ़ियों से दूर रहें, मुलाकातें करने से, बुलाने से, डिस्कशन से। जैसे कि माजी में हुआ कि जिस जनरल ने एक्सटेंशन लेनी होती थी वो जनरल ये थे, आपको याद होगा, एक उसमें कियानी साहब थे, इससे पहले मुशर्रफ साहब थे या बाद में जनरल बाजवा साहब। तो सहाफ़ियों को वो बुला लेते थे और बैठ के बड़ी लंबी गप्पें लगती होती मुल्क के हालात पे। तो मैंने कहा जी अगर उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी तो फिर किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, लो प्रोफाइल ही ऐसे रहे। हाँ, अगर एक्सटेंशन का मूड बन जाए 3 साल बाद तो ज़रूर सहाफ़ियों को बुलाना शुरू कर दें। ये जस्ट मैं आपके साथ आने उस पर लाइटर नोट पे मैं इसमें डिस्कशन कर रहा था। तो मुझे ये पता चला है कि शायद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो लिखने वाले हैं इनको, ये प्राइम मिनिस्टर को, कि ये जो एक्सटेंशन की क्लास है इसको ख़त्म किया जाए और दोबारा 3 साल पर लाया जाए, क्योंकि इससे ये आर्मी के इंस्टीट्यूशन को बड़ा नुकसान हुआ इससे, जो एक्सटेंशन लीग उसमें ली गई। आपकी कोई इन्फॉर्मेशन, आपका कोई इस पर सर इनपुट? सॉरी फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन सर, मैंने कुछ शेयर किया। इट्स ओके। देखें, ये मेरा ख्याल है अगर ऐसा होता है, मेरे पास अभी तो कोई मुसद्दका इत्तला नहीं है, क्योंकि एक चीज तो मुझे पता है कि इस वक्त जो जनरल आसिम है वो सारी उनकी जो तवज्जो है वो अपना हाउस इन ऑर्डर करने के बारे में, बहुत से वो चीजों के ऊपर एक्शन ले भी रहे हैं। और इनके बारे में एक बात मशहूर है कि ये डिसिप्लिन पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो अगर उनके इस ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखें तो ये ऐन मुमकिन है कि बिल्कुल वो ये बात कह सकते हैं। ये बात उन्होंने बाकायदा तौर पर कही है। ये मेरे ख्याल में इसका मुझे कोई फर्स्ट हैंड अकाउंट नहीं है, लेकिन अगर ये कहेंगे तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है। अगर आप देखें कि इवन कहा यह जाता है कि आमतौर पर जब चेंज ऑफ कमांड होती है तो एटलीस्ट कुछ एक ऐसा ग्रेस पीरियड जरूर नए आर्मी चीफ को मिलता है कि जिसमें वो आर्मी के इमेज को रिस्टोर करने की बात करता है। लेकिन इस केस के अंदर इनको वो जो एक ग्रेस पीरियड है या हनीमून पीरियड है वो तक नहीं मिल रहा, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस हद तक खराब हो चुके हैं
और जो बाजवा साहब का 6 साल का और खास करके जो आखिरी तकरीबन 2 साल या जो दूसरी टर्म उनकी रही, उसमें जाहिर है कि फौज का इमेज इतना ज्यादा खराब हुआ कि शायद बहुत मेरे ख्याल में एक डॉन्टिंग चैलेंज है इस वक्त जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर आप देखें कि वो एक लो प्रोफाइल रहना चाहते हैं, वो फोकस इंटरनल उसके ऊपर करना चाहते हैं। और ये भी मैं चीज आपको बता दूं कि इवन उन्होंने, अगर आप देखें कि जो मिलिट्री का मीडिया विंग है जिसे आप ISPR कहते हैं, जनरल बाजवा के दौर में, राहिल शरीफ के दौर में भी बहुत उसका रोल था, जनरल बाजवा के दौर में तो बहुत ही ज्यादा उनकी जो आउटरीच है वो बढ़ गई थी। इवन जनरल कियानी के दौर में बहुत था, एक्टिव था, बहुत था। और इवन उस अब जो है वो काफी हद तक उन्होंने चीजों को रीसेट करने की कोशिश की है और बहुत ज्यादा वहां पे चेंजेस भी इस तरीके की लाई गई हैं। अगर आप देखें माजी में कोई भी जो गैर मुल्की सफीर आर्मी चीफ से मिलता था तो उसकी बाकायदा तस्वीर और स्टेटमेंट जारी होती थी। अब ये जो एम्बेसडर्स हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन आपने देखा है कि एक भी तस्वीर, एक प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई। मतलब ये एक एग्जांपल मैं आपको कामरान, आप क्योंकि फॉलो करते हैं डिफेंस को, फॉरेन अफेयर्स को वेरी रिलीजियसली एंड वेरी कीनली, बड़ी खूबसूरत स्टोरीज हैं जो आपने ब्रेक किए, स्कूप हैं आपके क्रेडिट पे। जब ये गए थे जनाब आसिम मुनीर साहब सऊदी अरेबिया गए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी बाद में गए, तो समझा गया था कि सऊदीज जो हैं वो कोई बेल आउट पैकेज देंगे और वेट कर रहे थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और इस DGIA से इन्हीं के साथ ज़्यादा सऊदीज उन पे ट्रस्ट करते हैं पॉलिटिकल हुकूमतों की बजाय। तो हमने देखा है कि कोई बहुत बड़ा कोई रिलीफ नहीं मिल सका, हम इतने बड़े क्राइसिस में फिर फंस गए और सऊदीज ने कहा जी पहले IMF से जाएं, वहाँ पे उनसे मुज़ाकरात करें, उनसे क्लियरेंस लें। सो आपको लगता है कि जो सिचुएशन है वो आर्मी के लिए भी डिस्टर्बिंग है कि डॉलर का रेट चला गया, उनके लिए भी मसाइल होंगे, उनके लिए भी अखराजात के इशूज़ और बहुत सारे डॉलर्स की उनकी अपनी पेमेंट्स होती होंगी। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि वो सऊदी अरब से या दीगर वो जो कंट्रीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आर्मी चीफ को शायद उनके जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा है आपका ख्याल है, या वी आर बैक टू स्क्वायर वन? देखें, फ़र्क जो है वो एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उस मुलाकात के बाद और प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बाद कि जी उनकी तरफ से कि वो पाकिस्तान के अंदर जो सऊदी वलीअहद है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पाकिस्तान में सरमायाकारी को 10 अरब डॉलर तक लाने के लिए स्टडी का कहा है। इसी तरह से पाकिस्तान को मजीद 2 अरब डॉलर कर्जा देने की बात की है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि वो स्टडी करेंगे। इसका मतलब है कि इमीडिएटली वो नहीं दे रहे। आई थिंक इसमें पैगाम बड़ा वाज़ेह है और वो पैगाम यही है जो हमारे इवन के दोस्त ममालिक हैं कि जब तक हम IMF के प्रोग्राम के अंदर नहीं जाते, इनफैक्ट ये बात भी अब एक हकीकत है कि इवन के जो मगरबी दुनिया है, जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, उसमें चीन भी शामिल है, एक इनके दरमियान आप एक अनरिटन अब एक अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान ऐसे ठीक नहीं होगा। अगर हम इनको ऑफ एंड ऑन बेल आउट पैकेजेस देते रहेंगे, ये क्या करते हैं कि पैसे वो खर्च कर देते हैं और फिर दोबारा कुछ अरसे के बाद वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आपके दोस्त ममालिक भी आपकी मदद नहीं करेंगे, तो मदद करेगा। वो हमें पैसे दे ना दे, ठीक हमने नहीं होना, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमने नहीं होना ठीक। देने हैं तो दे दे, नहीं देते जनाब हमारे पे हमें ठीक करने की कोशिश ना करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सर। कामरान यूसुफ साहब से और भी गुफ्तगू हो सकती थी, यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, बात करेंगे थोड़ी पंजाब में भी सिचुएशन है। कल अब्दुल हमीद दस्ती साहब के घर पे छापा मारा गया, एंटी करप्शन ने छापा मारा, 15 करोड़ बरामद किए। आज जो है मोहम्मद खान भट्टी साहब को गिरफ्तार कर लिया एंटी करप्शन ने। अब ये ही वाज वेरी क्लोज परवेज इलाही के दस्ते राज को कहा, राइट हैंड कहा जाता है। कैसे देख रहे हैं सिचुएशन? ऐसा मजे देखें, पिछले कुछ दिनों में 3-4 वाकयात हुए हैं। मुल्क ऐसे नहीं है यहाँ तक पहुंचा, हमने बड़ी मेहनत की है इस पे और हमारी आवाम इसमें बराबर की शरीक है, जो बड़ी मासूम बन के बैठी होती है ना कि हमारे पे जुल्म हो गया। ये सारे वही वाली बात मैं बार बार कहता हूँ कि लुटेरे इनको अपनी मर्जी के चाहिए। यहाँ डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने और परवेज इलाही को साहब को कोर्ट करके वजीर आला को कि जनाब वो किसी उसके गए थे जो बुजदार साहब के बड़े करीब, इसी तरह के जैसे मोहम्मद खान भट्टी साहब इनके थे, ऐसे बुजदार साहब के भी कोई अफसर लाडले थे 2-4। तो उन्होंने कहा उनकी बेटी की शादी थी, तो मैंने पूछा से जाके, ये परवेज इलाही का कह रहे हैं कि उसने मुझे बताया, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, उसने कहा जनाब कि कितने सलामियां आप इकट्ठी कर चुका? कहते जी 72 करोड़ अब तक हो चुकी हैं। तो पिछली शादी पे बेटी पे 1 अरब और 20 करोड़ इकट्ठे हुए थे। ये आप और मैं नहीं कह रहे, एक डिफेंस मिनिस्टर कौमी असेंबली में खड़े होकर कोर्ट किसको कर रहा है? वो परवेज इलाही साहब को कर रहे हैं। परवेज इलाही साहब ने अब तक इसकी तरदीद नहीं की जी मैंने नहीं कहा ख्वाजा साहब को, या ख्वाजा साहब को सुनने में गलती हुई है। एक आपका एक अफसर जो था
उसने बैठ के सिर्फ 2 शादियों में 2 रुपए उसने इकट्ठे करे, बाकी कितना कुछ इकट्ठा हो रहा होगा, ये उसका लेवल देखें। मोहम्मद खान भट्टी साहब को देख लें, जो इनके वो थे कौमी इनको सूबाई असेंबली में भी सेक्रेटरी रखा। इनका राइज अगर कभी देखे ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि हो क्या रहा था इनका, किस तरीके से इनका राइज जो है परवेज अली साहब ने कहां से इनको पोस्टिंग करवाई, खुद लगाया, वहां से फिर उन्होंने प्रमोशन दे के पहले इनको सूबाई असेंबली का इन्होंने सेक्रेटरी पटाया, फिर अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी। वो अब भाग रहे हैं, मतलब जिन पे करोड़ों के पता नहीं कितने के इल्जामात हैं, एंटी करप्शन के केसेस हैं, वो मुल्क से वाया उधर से भाग रहे हैं, भटिंडा उधर से। और तीसरा वहां पे वो जो अब्दुल हई दस्ती साहब जिनके घर से मुजफ्फरगढ़ से 15 करोड़ मतलब 12-15 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ। इससे पहले आपको याद होगा लशारी साहब एक वहां चीफ सेक्रेटरी थे बलूचिस्तान के, उनकी बेसमेंट से पैसे बरामद हुए थे। तो 3-4 लोगों ने बैठ के लूट लिया है इस मुल्क को। और आप और मैं यहाँ पे अभी हम डॉलर को रो रहे थे, कौन बुरा है, कौन बुरा है, मेरा वो वाला लीडर अच्छा है, अब वो कम करप्ट है, ये बड़े वाले हैं, ये ज्यादा बड़े चोर हैं, छोटी बुराई है, बुरी बुराई है। यहाँ पे खत्म करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और यहाँ पे प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।